नमस्कार मित्रों, आपका तथागत सिविल सर्विसेज क्लास में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर हिंदी का जो अगला चरण है अर्थात हिंदी वर्णमाला उसके विषय में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने हिंदी से संबंधित जो प्राचीनतम परिस्थितियां हैं अर्थात उसकी उत्पत्ति क्या है, भाषाएं क्या होती हैं, लिपियां क्या होती हैं, हिंदी भाषा क्या है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसी है, या प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में क्रमशः हिंदी ने कैसे कैसे विकास किया, उस सभी के विषय में हम लोग पढ़ चुके थे। तो यहीं पर अब अगला चरण शुरू होता है जो हिंदी वर्णमाला से संबंधित है अर्थात हिंदी क्या है, तो इसका मतलब हिंदी वर्णमाला से ही प्रारंभ करते हैं। देखिए, वर्णमाला का स्वरूप जो होता है वो वास्तव में यही होता है कि जो भी वर्ण हैं, अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, उनका जो व्यवस्थित क्रम होता है वही वर्णमाला होती है। चाहे किसी भी भाषा की हो, इंग्लिश की वर्णमाला इंग्लिश की है, अल्फाबेट जितने हैं, हिंदी की वर्णमाला हिंदी की है, और वो स्वरूप जो है जो क्रम से स्थापित किया गया है, जिनका उच्चारण करने में हमें बहुत सरलता हो, सहजता हो, ऐसी परिस्थितियां स्थापित की गई, वो हमारी वर्णमाला है। वर्ण क्या है, ये सारी की सारी बातें, वर्ण कैसे बनते हैं, वर्णों के उच्चारण की स्थितियां की क्या है, वर्णों की संख्या क्या है, वर्ण किन्हें कहते हैं, ये सारे के सारे जो विषय हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, जब हम प्रमुख रूप से वर्णों की बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हिंदी जो वर्ण हैं, हिंदी के जितने भी वर्ण हैं, उनकी जो वास्तव में उत्पत्ति है वो संस्कृत से ही है। इसीलिए तो हिंदी को संस्कृत की उत्तराधिकारी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जैसी उच्चारण की परिस्थितियां हैं, वर्णों की परिस्थितियां लगभग कुछ हम आधुनिक परिस्थिति में कम ज्यादा कर चुके हैं, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सारी परिस्थितियां हैं वो वहीं से उभर कर हमारे सामने आई हैं। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी का जो जन्म है वास्तव में मुख्य रूप से संस्कृत से ही होता है, और संस्कृत का जो वास्तव में स्वरूप होता है या इसका जो वर्णमाला है संस्कृत की, वो जो हमको मिलती है वो मुख्य रूप से माहेश्वर सूत्रों में ही मिलती है। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर संस्कृत के वर्णों का जो स्वरूप निर्धारित हुआ है, संस्कृत की वर्णमाला का जो स्वरूप निर्धारित हुआ है वो माहेश्वर सूत्रों से निर्धारित हुआ है, तो इसका सीधा सा मतलब है हिंदी का भी स्वरूप जो है वो भी कहीं ना कहीं माहेश्वर सूत्र से ही निकलकर सामने आया है। माहेश्वर सूत्र पाणिनि के अष्टाध्यायी में हमको मिल जाएंगे, नंदकेश्वर की पुस्तकों में मिल जाएंगे, पतंजलि के महाभाष्य में मिल जाएंगे, ये इत्यादि जितने भी प्राचीनतम से लेकर आधुनिक राइटर हैं जो कहीं ना कहीं ग्रामर को लेकर, व्याकरण को लेकर पुस्तकें लिखते हैं या उन पर शोध करते हैं, तो उनकी सभी पुस्तकों में हमको मिल जाएंगे। लेकिन प्राचीनतम स्थिति जो है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्राप्त होती है। और ये भी ध्यान रखिएगा, माहेश्वर सूत्रों की जो संख्या है वो 14 है, अर्थात इनकी संख्या की स्थिति 14 है। ये माहेश्वर सूत्र हैं। जैसे पहला है अयुण, रीलिक, एओंग, एओच, हैवरट, लड़, रिमंगड़म, झभई, घड़घस, जबगड़दस, खफ छठत चट्टौ, कपय, सससर और हल। तो ये कुल मिलाकर 14 है इनकी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये ध्यान रखिएगा। और संस्कृत की जो वर्णमाला है जिसमें स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं, दोनों प्रकार के जो वर्ण हैं वो कहीं ना कहीं इसी से निकलकर सामने आए। जब हम अयुण, रीलिक, एओंग, एओच ये शुरू के 4 सूत्र पढ़ते हैं तो हमको स्वर की उत्पत्ति दिखाई पड़ती है, और जब हम इसके बाद से लेकर प्रमुख रूप से और ये बाद की पढ़ते हैं तो हमको कहीं ना कहीं व्यंजन की उत्पत्ति मिलती है। अंतवर्ण एक अलग विषय है, अंतवर्ण का लोप हो जाता है, वो नहीं गिना जाता है कभी भी संस्कृत में। केवल प्रारंभ के 3 प्रारंभिक जो वर्ण होते हैं केवल उन्हीं को गिना जाता है, और इसी से ही संस्कृत के प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है। 42 प्रत्याहार जो संस्कृत में मिलते हैं वो भी कहीं ना कहीं माहेश्वर सूत्र से ही निकलकर सामने आए। तो सीधा सा मतलब ये है इनका कहने का कि ये जो माहेश्वर सूत्र है इसी से हमारी हिंदी की वर्णमाला या हिंदी के वर्ण भी उभर कर सामने आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए हिंदी को संस्कृत की उत्तराधिकारी कहा जाता है। जब हम
लिपि की बात करें तो ध्यान रखिएगा, हाँ संस्कृत तो हम लोग ब्राह्मी लिपि में लिखते थे, लेकिन हिंदी को जो आधुनिक स्वरूप में हम लिख रहे हैं वो देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं। तो हिंदी का ये जो स्वरूप है वो देवनागरी लिपि का स्वरूप है, ये ध्यान रखिएगा। अर्थात जो अक्षरों की डिजाइन है, स्क्रिप्ट है, जो हम अक्षर बनाते हैं, ये जैसे सारे अक्षर बने हुए हैं, ये सब क्या है, ये स्क्रिप्ट या लिपि कहलाते हैं। तो देवनागरी में लिखे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं वर्ण या अक्षर या ध्वनियां, ये क्या होते हैं। वर्ण, सबसे पहली चीज तो यह है कि जो भाषा होती है उसकी सबसे मूलभूत और सबसे लघुत्तम इकाई जो होती है, सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है। सभी जितने भी भाषाएं हैं सभी की अपनी वर्णमाला होती है, सभी के अपने अल्फाबेट होते हैं, सभी के अपने लेटर्स होते हैं। ये जो सबसे छोटी इकाई सभी के होते हैं यही वर्ण, अल्फाबेट या लेटर्स कहलाते हैं। इंग्लिश में इंग्लिश के होंगे, हिंदी में हिंदी के होंगे, संस्कृत में संस्कृत के होंगे, उर्दू में उर्दू के होंगे, फारसी में फारसी के होंगे, इंग्लिश के लैटिन स्वरूप के आधार पर निर्धारित होंगे। तो जितनी भी दुनिया की हैं भाषाएं हैं, सभी के अपने जो मूलभूत भाषा की इकाई है वो ही वर्ण कहलाती है। लेकिन वर्ण की जब बात करते हैं तो वर्ण में तो हमारे स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं, सीधी सी बात है। तो स्वर और व्यंजन दोनों का सामूहिक जो स्वरूप है वही वर्ण कहलाता है। इसीलिए वर्णों की संख्या क्या है, इसीलिए वर्णमाला में गिनी जाती है कि वर्णों की संख्या कितनी निर्धारित होती है। दूसरा स्वरूप होता है अक्षर। इसको भी, अक्षर जो है वो वास्तव में अक्षर कोई अलग स्वरूप नहीं, अक्षर को ही स्वर कहते हैं। ना क्षरति इति अक्षरा, ना क्षरति इति अक्षरा, अर्थात जिसका क्षरण नहीं होता है उसी को हम अक्षर कहते हैं। ना क्षरति इति अक्षरा, अर्थात जिसका क्षरण नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता, जिसका अवसान नहीं होता है, जो कभी भी खंडित नहीं होता है, वो क्या है, अक्षर है। और वो स्वरूप क्या होता है, वो स्वर होता है। इसका मतलब अक्षर जो होते हैं वो स्वर होते हैं। लेकिन जब वर्ण की बात करते हैं तो इसमें स्वर भी समाहित होते हैं, इसमें व्यंजन भी समाहित होते हैं, और अक्षर में केवल और केवल स्वर समाहित होते हैं। ये एक अलग विभाजन है इसका, वो अलग है, उससे कोई मतलब नहीं। कभी कभी प्रश्नों में मान लीजिए आ जाए वर्ण शब्द का प्रयोग ही ना करे ऑप्शन में, और अक्षर शब्द का प्रयोग कर दे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, और वर्ण ऑप्शन में ही ना हो, अक्षर हो, तो फिर आप अक्षर को लगा सकते हैं। लेकिन वर्ण और अक्षर दोनों ही हैं तो फिर आप वर्ण को ही लगाइए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें व्यंजन भी समाहित है, उसमें स्वर भी समाहित है, और वही मूलभूत इकाई कहलाएगी। ध्वनियां क्या होती हैं, ध्वनियां जो होती हैं वो जो हम उच्चारण करते हैं, भाई हम वर्णों का जो उच्चारण करते हैं, उनकी जो ध्वनियां हम मुंह से निकालते हैं, उन्हीं का जो आकार है, जो प्रकार है, वही तो वर्ण है। भाई हमने जब लिखा का, तो हमारे मुंह से जब का शब्द का उच्चारण हुआ तो उसकी जो ध्वनि निकली वही तो वर्ण। तो ये सीधा सा मतलब है कि ध्वनियां भी वर्ण ही हैं। और कभी कभी ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि मान लीजिए ये आ जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, और ना वर्ण दिया हो, ना अक्षर दिया हो, ध्वनि दिया हो, तो आप ध्वनि को टिक कर सकते हैं, जो बिल्कुल सही होगा। इसका स्वरूप ये है कि जब हम लेखन पद्धति के आधार पर लिखते हैं तो हम वर्ण लिखते हैं या अक्षर लिखते हैं, यही तो लिखते हैं, ध्वनि तो लिखते नहीं। लेकिन जब हम मौखिक बोलते हैं, जैसे बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, अपने भीतर से किसी शब्द को उच्चारित कर रहे हैं, तो हम वर्ण थोड़ी ना उच्चारित कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको आकार लिखकर तो दे नहीं रहे, वो हम ध्वनियां उच्चारित कर रहे हैं, क्योंकि मुंह से तो ध्वनि ही निकलेगी। तो मौखिक आधार जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में वो है ध्वनि। और अगर लिखित स्वरूप में चले जाते हैं तो वर्ण या अक्षर होते हैं, और अक्षर जो स्वर होते हैं, ना क्षरति अक्षरा, यह स्वर ही होते हैं, ना क्षर, जिसका क्षरण नहीं होता। दूसरी चीज ये है कि जब इन्हीं वर्णों में हम विभक्तियों का प्रयोग कर लेते हैं, मान लीजिए एक प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, तो ध्यान रखिएगा वह पद के रूप में बदल जाते हैं। अर्थात जब कभी भी हम वर्णों के साथ विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो वो बदल जाते हैं पद में। तो ये पद कहाँ से आते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि वर्ण में जब विभक्ति का प्रयोग हो जाता है तो वो पद बन जाते हैं। गा धातु है,
गा के साथ पद विभक्ति लग गई तो गम के रूप बनने शुरू हो गए, विभक्ति के आधार पर। रा धातु है, राम के रूप बनने शुरू हो गए। इस तरह से जो भी वर्ण है उसके साथ अगर विभक्तियों का प्रयोग शुरू हो गया तो कहीं ना कहीं वो पद के रूप में बदल जाते हैं। दूसरी चीज, हम उच्चारण क्या करते हैं। हम ऐसा तो है नहीं कि हम केवल ध्वनियां ही उच्चारण कर रहे हो या अक्षर ही उच्चारण कर रहे हो या वर्ण ही केवल उच्चारण कर रहे हैं। हमें सामने वाले को समझाने के लिए जो सबसे मूलभूत ढंग से या व्यवस्थित क्रम से उच्चारित करना होगा वो कहलाते हैं वाक्य। वाक्य अर्थात जिसमें शब्द भी हैं, जिसमें व्याकरण भी है, पद भी है, सबका सामूहिक रूप है जो हम बता रहे हैं किसी को, वो वाक्य कहलाते हैं। क्योंकि भाषा जो मुख्य रूप से उच्चारित की जाती है वो वाक्य के आधार पर। भाई अगर हमने कहा कि यह किताब मेरी है, तो अब यह किताब मेरी है तो ये तो पूरा एक वाक्य हुआ जो उच्चारित किया गया। अब हम कहें या, हा, का, ई, ता, आ, इस तरह से उच्चारण करेंगे तो क्या किसी को समझ में आएगा कि क्या उच्चारित किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं आएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जो उच्चारण होगा भाषा का वो वाक्यों के रूप में होगा कि यह किताब मेरी है। तो ये वाक्य क्या है? जो उच्चारित स्वरूप है मूलभूत आधार पर वो वाक्य कहलाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। वर्णों की संख्या की बात करें, वर्णों की संख्या कितनी होती है? देखिए वर्णों की संख्या, पहली बात तो वर्णों के भेद स्वर और व्यंजन में होते हैं, ये ध्यान रखिए। वर्णों की अगर हम संख्या की बात करें तो पहले जो समय में वर्णों को की संख्या 52 मानी जाती थी, ये ध्यान रखिएगा। या हम इसको ऐसे समझ लें कि अगर हम वर्णों को उच्चारित कर रहे हैं तो वर्णों की संख्या होगी 45। अगर हम वर्णों का केवल उच्चारण कर रहे हैं तो वर्णों की संख्या मौखिक आधार पर, अर्थात ये मौखिक स्वरूप है ध्वनियों के आधार पर, या हम इन्हें कहें ध्वनियां, तो ये जो स्वरूप है इस आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होगी? 45 होगी। लेकिन जब हम वर्णों को लिखित आधार पर देखते हैं, अर्थात लिखने के स्वरूप पे आते हैं, तो इनकी संख्या हो जाती है 52। तो ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए टोटल रूप से 52 ही मानी जाती है, ये भी स्थिति है। लेकिन वास्तव में जो अगर ध्वनिया मौखिक उच्चारण के आधार पर बात करें तो केवल 45 ही ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण किया जाता है हिंदी में, संस्कृत में नहीं, हिंदी में। और लिखित आधार पर जब बात करते हैं तो इनकी संख्या हो जाती है 52। ये ध्यान रखिएगा। तो वर्णों की संख्या का यह स्वरूप है सारा का सारा। अगला पॉइंट है कि हमारे भेद कितने होते हैं। तो हिंदी में जब भेदों की बात करते हैं तो भेदों की संख्या 2 है। एक स्वर कहलाते हैं और दूसरे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में अगर हम वर्णों की संख्या की बात करें तो स्वर और व्यंजन कहलाते हैं। यही 2 प्रकार होते हैं मूलभूत रूप से। स्वरों की संख्या पहले 13 हुआ करती थी, लेकिन अब कितनी है? वो 11 हो गई है घटकर, अर्थात 2 कम हो गई है। ये ध्यान रखिएगा। व्यंजन की संख्या 33 है, ये भी ध्यान रखिएगा। व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। स्वर कितने हैं? 11 हैं। स्वर को 3 भागों में बांट सकते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। ह्रस्व मतलब लघु या एक मात्रिक, अर्थात जिनके उच्चारण में बहुत ही हल्की ध्वनि निकलती है या जिनके उच्चारण में किसी मात्रा का प्रयोग ही नहीं किया जाता है, उच्चारण में बहुत थोड़ा सा समय लगता है। सॉरी, मात्रा नहीं, स्वर में तो मात्रा ही नहीं लगती है। स्वर को तो स्वयं राजयन्ते इति स्वरा कहा जाता है, अर्थात जो स्वयं ही राजा होता है वही स्वर होता है, सीधी सी बात है। तो ह्रस्व का मतलब ये है कि जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, बहुत थोड़ी सी ध्वनि निकलती है, बहुत तेजी से उच्चारण हो जाता है, जैसे अ, ई, उ, री, अर्थात बहुत थोड़ा सा समय। ये जिनकी संख्या है 4 है, ध्यान रखिएगा। दीर्घ का मतलब ये होता है जिनकी उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है। दुगना मतलब आ, ई, उ, री, ली तो नहीं है, सॉरी माफी है, ए, ए, ओ, औ, अर्थात दुगना समय,
कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत लगता है। तो ये दीर्घ की स्थिति और इनकी संख्या अगर देखें हिंदी में तो 7 होती है। प्लुत है, प्लुत की संख्या 11 है, क्योंकि जितने भी ये स्वर होते हैं वो सारे के सारे प्लुत होते हैं। इनको अभी डिटेल से भी पढ़ेंगे कैसा है, ये भी ध्यान रखिए। प्लुत जितने भी ये होते हैं सारे के सारे प्लुत क्या होते हैं, ये प्लुत त्रिमात्रिक होते हैं। त्रिमात्रिक मतलब जिनका उच्चारण करने में हर्ष से 3 गुना समय लगता है, 3 गुनी स्थिति लगती है, 3 गुना ऊर्जा लगती है, वह जो होते हैं वो प्लुत कहलाते हैं। जैसे ओम नहीं बोला जाता, ओम अर्थात एक बहुत ही शब्दों को खींच कर बोला जाता है, ओम राम। तो ये जो शब्दावली है इस तरह की वो प्लुत कहलाती है, अर्थात जहां पर वर्णों को उच्चारित करते समय 3 गुना समय लगता है या उसको बहुत खींच कर बोला जाता है, वो जो होते हैं वो सारे के सारे प्लुत कहलाते हैं। इनकी संख्या सारे स्वर हैं तो सीधा सा मतलब है ये 11 है इनकी संख्या। व्यंजन 33 है, का से लेकर ज्ञा तक जो व्यंजन है उनकी संख्या 33 है जो हम पढ़ रहे हैं। इनका प्रयोग बहुत कम होता है, उनको तो संयुक्त, द्विगुणक इत्यादि कई नामों से जाना जाता है, तो वो अलग चीजें हैं, लेकिन कुल मिलाकर 33 है। इसमें स्पर्श जो होते हैं वो 25 हैं। स्पर्श की संख्या 25 होने का मतलब है का से लेकर मां तक जो व्यंजन है वो जो है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। का से लेकर मां तक के व्यंजन स्पर्श हैं। और दूसरी चीज ये है कि व्यंजन जो हैं वो सारे के सारे अकेले नहीं उच्चारित होते हैं, सहयोगात्मक स्वरूप से उच्चारित होते हैं। अन्वग भवति व्यंजनम अर्थात जो अन्य की सहायता से उच्चारित होते हैं, अन्य की सहायता से होते हैं, वही व्यंजन होते हैं। अन्वग भवति व्यंजनम अर्थात जो भी स्वरूप है वो हमेशा स्वर की सहायता से हुआ है। जैसे ये स्पर्श व्यंजन है का से लेकर मां तक जिनकी संख्या 25 है। अब का को लिखें तो ये का पूर्ण का है, ये का अगर हम खंडन करते हैं, विभाजन करते हैं तो का धन आ ये स्वरूप बनता है। खा का जो हम ये तो संयुक्त रूप में है, अगर लेकिन केवल ऐसे साधारण रूप से कर लें तो खा धन आ ये स्वरूप बनता है। तो इस तरह से जितने भी हैं, माँ की का उच्च करें तो माँ धन आ, तो ये कहीं ना कहीं जितने भी हैं वो हमेशा स्वर की सहायता से ही उच्चारित होते हैं। तो ये व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन का से लेकर मां तक जिनकी संख्या 25 है। अंतस्थ, अंतस्थ का मतलब है जिनके उच्चारण में वायु जो होती है वो बाहर से भीतर की ओर प्रवेश करती है। अंतस्थ अंदर की ओर। जैसे इनकी संख्या 4 है, या वा रा ला, या वा रा ला, याद रखिएगा ये 4 है। इनकी संख्या या वा रा और ला, ये 4 है। उष्ण का मतलब है जिनके उच्चारण में गर्म वायु का प्रवाह हमारे मुंह से बाहर निकलता है। इनकी संख्या भी 4 है जो है शा 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 और हा, ये 4 हैं। तो ये 25 स्पर्श व्यंजन है का से लेकर मां तक। अंतस्थ व्यंजन 4 है, या वा रा ला, और उष्ण व्यंजन भी 4 है, सा 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 और हा। तो ये वर्ण के भेद हैं कि कहां कैसे कितने भेद होते हैं। लेकिन अगर आप संख्या जोड़ेंगे तो फिर ये 33 और 11 तो 44 ही हुई है। फिर ये हम 52 कैसे गिनते हैं, ये बाकी कहाँ चले गए जो हैं, ये भी स्थिति है। और हम 45 भी कहते हैं तो फिर एक कहाँ चला गया, ये सारी बातें हैं, इनको भी समझ लेते हैं। देखिए जब वर्ण भेद पढ़ते हैं ये स्वरूप, तो हमको स्वर मिलते हैं जिनकी संख्या 11 है, व्यंजन मिलते हैं जिनकी संख्या 33 होती है, ये ध्यान रखिएगा। संयुक्त व्यंजन इनकी संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन में जैसे छ, त्रा, ज्ञ और री, ये जो है ये 4 हैं प्रमुख रूप से। और श मतलब छ, त्रे, ज्ञ और ये श, ये इनकी संख्या 4 है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। द्विगुणक जो होते हैं उनकी संख्या 2 है। द्विगुणक कौन कौन से हैं, एक आपका डा और दूसरा आपका ढा से ढक्कन, तो ये जो हैं ये द्विगुणक व्यंजन कहलाते हैं। तो इनकी संख्या 2 है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही आयोग वाह, इनकी संख्या 2 है, ये ध्यान रखिएगा।
संस्कृत में जब आयोगवाह पढ़ते हैं तो संस्कृत में आयोगवाह की संख्या 4 होती है, लेकिन जब हिंदी में पढ़ते हैं आयोगवाह की संख्या 2 हो जाती है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। संस्कृत में जब पढ़ते हैं तो आयोगवाह की पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, आयोगवाह वो शब्द हैं, वो वर्ण है, शब्द नहीं वर्ण है, जो ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है। वो स्वर में प्रयोग किए जाते हैं लेकिन स्वतंत्र रूप से उनका अस्तित्व है, और व्यंजन में भी प्रयोग किए जाते हैं तो भी स्वतंत्र रूप से उनका अस्तित्व है। तो ये ना तो स्वर के रूप में है ना ही व्यंजन के रूप में है, आयोगवाह कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में आयोगवाह की संख्या 4 है और हिंदी में आयोगवाह की संख्या 2 है। 2 कौन कौन से हैं? एक है अनुस्वार। अनुस्वार जो आप बिंदी ऊपर लगा देते हैं, जैसे आपने गुंजन लिखा तो गुंजन में ये जो बिंदी आपने लगा दी वो क्या है? ये अनुस्वार है। और दूसरा है विसर्ग। विसर्ग मतलब जो 2 बिंदी साइड में लगाई जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। विसर्ग जैसे पुनः आपने लिखा तो पुनः ऐसे तो लिखा नहीं आता, पुनः ऐसे लिखा जाता है। तो ये जो है ये आयोगवाह, इसका अपना अलग अस्तित्व है, इसका भी अलग अस्तित्व है। ये हिंदी में 2। जब संस्कृत में पढ़ते हैं तो जिह्वामूलीय और उपदमानीय, जिह्वामूलीय और उपदमानीय ये 2 आयोगवाह बढ़ जाते हैं, लेकिन वो संस्कृत में है। जब हिंदी में पढ़ते हैं तो केवल 2 हैं। अब इनको जोड़ लीजिए आप, सारे के सारे ये हो गए आपके 52। 3 1 4 4 8 9 10 11 12 के 2 3 2 52। इस तरह से इनकी संख्या कुल हो जाती है 52। ये पूरा का पूरा ये ध्यान रखिएगा कि वर्णों की संख्या 52 कैसे होती है। और हम जब उनका उच्चारण करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं तो 45 के रूप में कर रहे हैं, अन्यथा 52 तो है ही कुल मिलाकर। ये इनको बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है, ये हैं ये सारे के सारे, इसीलिए इनकी संख्या अलग से दर्शाई जाती है। ये भी है। अब अगला जो पॉइंट है वो है हमारा स्वर का। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, स्वर अगले चरण में पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये वर्णमाला की पहली क्लास थी। इसके अलावा हम लोग स्वर और फिर व्यंजन वो सारे विषय पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।